Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वी हैव हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। इन्हीं दो मेजर कंपोनेंट्स का एक कंप्यूटर बना हुआ होता है। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर को हमने स्टार्ट किया है एंड कंप्यूटर हार्डवेयर में वी सी कि ब्रॉडली कंप्यूटर के अंदर वी हैव द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वी हैव द सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके अलावा वी हैव द मेमोरी यूनिट। तो आई थिंक सेकेंड लेक्चर के अंदर वी डिस्कस द सीपीयू, उसके अंदर सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद वाले लेक्चर्स में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस को फिनिश किया एंड टुडे we are starting with the computer memory. So without further ado, let's begin today's video. And in today's video, we will be discussing computer memory. Now, जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर we have broadly फोर components. Broadly कंप्यूटर के अंदर चार components होते हैं या तीन ही कह सकते हैं। First is the CPU, second is the memory, third is the input devices and fourth is the output device. या हम कह सकते हैं CPU, input output devices and the memory unit. तो ये आपका मेमोरी हो गया जिसमें सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी आती है। सीपीयू के अंदर वी सॉस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर्स, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एंड देन वी हैव द इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो अगर आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे होंगे, हम कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हैं और हमने सीपीयू को कवर किया है, मेमोरी को हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी हमने फिनिश किया हुआ है। तो इस तरह से जब हम मेमोरी को फिनिश करेंगे इंशाल्लाह आज या कल के लेक्चर में, विद दिस विल कवर ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जो भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद विल स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है। नाउ कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, व्हाट डज कंप्यूटर मेमोरी मीन? नाउ कंप्यूटर मेमोरी, जैसे मैंने बताया, इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट्स, वन ऑफ द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जो चार कंपोनेंट्स होते हैं ब्रॉडली, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड द फोर्थ वन इज द मेमोरी। अब मेमोरी है क्या? मेमोरी बेसिकली कुछ हार्डवेयर है कंप्यूटर के अंदर। इट्स हार्डवेयर, ये कुछ डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो कि स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, विच स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज इन ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर इमीडिएटली या कंप्यूटर जिस डेटा के ऊपर, जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहा है, अगर उसको इमीडिएटली उस टाइम पे स्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है या उसको हमें फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें परमानेंटली स्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सो मेमोरी का काम है, इट्स पर्पस इज टू स्टोर डेटा। एक तो ये डेटा को स्टोर करता है, सेकंड थिंग इज इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो सॉफ्टवेयर भी मेमोरी के अंदर ही सेव होते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अब जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस इस मेमोरी के अंदर सेव हम करते हैं, फिर सीपीयू उस डेटा के ऊपर जो मेमोरी में स्टोर्ड है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। एंड जैसे ही उसके ऊपर प्रोसेसिंग फिनिश करता है, जो वहाँ से रिजल्ट्स आते हैं वो फिर आउटपुट डिवाइसेस से बाहर आते हैं। तो फिर से अगर मैं उस प्रोसेस को रिपीट करूँगा, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस या डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइसेस से जाता है एंड वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। मेन मेमोरी से वो डेटा जो है वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, जो प्रोसेस करके रिजल्ट आता है वो वापस मेन मेमोरी में जाता है और फिर वो आउटपुट डिवाइसेस पे प्रिंट होता है या डिस्प्ले होता है। या फिर अगर हम चाहते हैं कि वो डेटा हमेशा हमेशा के लिए सेव रहे, उसके लिए हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज है कि आखिर ये होता क्या है। तो पहली बात है कि मेमोरी हार्डवेयर है। अब ये एक ही हार्डवेयर नहीं है। एक कंप्यूटर के अंदर देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस। उसके अंदर कोई एक ही डिवाइस नहीं है जिसको हम मेमोरी कहते हैं। रादर देयर आर 4, 5 और 6 डिवाइसेस, 6 डिवाइसेस होते हैं। सबका काम डेटा को स्टोर करना है, लेकिन अलग अलग डेटा को वो स्टोर करते हैं, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस वजह से हमें वो 5-6 ये मेमोरी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है।
तो पहली बात जो यहाँ पे आप याद रखोगे कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ना, यहाँ पे मेमोरी की जब मैं बात करता हूँ तो मेरा मतलब मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों है, ठीक है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, दिस द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि ये इसको स्टोर करती है, या तो इसको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्टोर करेगी, यानी कुछ ही टाइम के लिए, जब तक आपका कंप्यूटर, जब तक आप काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, आप शट डाउन करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा। कुछ मेमोरी डिवाइसेस में उतने ही टाइम तक डेटा स्टोर रहता है, बट कुछ मेमोरी डिवाइसेस हैं जिनमें आपका डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। फॉर एग्जांपल आपके डिवाइस में, आपके फ़ोन के अंदर, फ़ोन इज़ एन योर स्मार्टफ़ोन इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए कंप्यूटर, उसके अंदर इमेजेस हैं, उसके अंदर आपकी वीडियोज़ हैं या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमेशा के लिए सेव रहते हैं जब तक आप उनको डिलीट नहीं करोगे, तो वो परमानेंट स्टोरेज है, तो वो भी एक पर्टिकुलर मेमोरी डिवाइस के अंदर सेव रहते हैं। तो दो चीज़ें हैं, मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फिर सीपीयू प्रोसेस करता है। सेकंड थिंग इज कि दिस डेटा में बी स्टोर्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और इट में बी स्टोर्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर के अंदर एक ही मेमोरी डिवाइस नहीं होता है, देयर आर मेनी मेमोरी डिवाइसेस इनसाइड ए कंप्यूटर, एंड कुछ मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जो टेम्पररीली डेटा को स्टोर करते हैं, यानी डेटा को वो स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए। अब कितने टाइम के लिए? जितने टाइम के लिए यूजुअली आपका कंप्यूटर ऑन रहता है उतने टाइम के लिए स्टोर रहते हैं। और कुछ मेमोरी डिवाइसेस हैं जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करते हैं जब तक आप डिलीट ना करो। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने बहुत बार शायद ये मेमोरी वर्ड सुना होगा, लेकिन साथ में और एक वर्ड भी आप सुनते हो, दैट्स कॉल्ड एज स्टोरेज। ना कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो मेमोरी यूजुअली हम जितने भी डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस, जितने भी स्टोरेज, जितने भी कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं डिवाइसेस, उन सबको हम मेमोरी कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम मेमोरी की जब बात करते हैं तो मोस्टली जब हम मेमोरी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट मेन मेमोरी। तो मेमोरी यूजुअली आप कह सकते हो सेकेंडरी मेमोरी को भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेमोरी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है मेन मेमोरी। एंड देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज स्टोरेज। स्टोरेज की जब हम बात करते हैं, जब भी आप कहीं पे स्टोरेज देखोगे तो उसका मतलब है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे एक चीज याद रखोगे आप, जब मैं स्टोरेज कहूंगा तो उसका मतलब है सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी होता है, लेकिन कभी कभी हम मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को भी कहेंगे और उसको भी कहेंगे। स्टोरेज के मामले में देयर इज नो एम्बिग्यूटी। स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो स्टोरेज का मतलब डेफिनेटली होता है सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन मेमोरी दोनों के लिए कभी कभी यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज हमें पढ़नी है, जो मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर के अंदर एक ही मेमोरी नहीं होती है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम। अब इतने सारे मेमोरी डिवाइसेस को यूज करने का रीजन क्या है? हम क्यों करते हैं? हम एक ही मेमोरी डिवाइस को यूज क्यों नहीं करते हैं? या फिर फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यहाँ पे कि ये एक हार्ड डिस्क है, दिस राइट हियर इज अ हार्ड डिस्क। जब आपने कंप्यूटर अगर आपने खरीदा होगा तो वहाँ पे, या यूज किया होगा तो वहाँ पे होता है कि इसके अंदर 512 जीबी की हार्ड डिस्क है। तो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, लेकिन साथ में उसके अंदर एक रैम भी होती है, वो 4 जीबी या 8 जीबी की रैम होगी। तो ये भी स्टोर करती है, ये भी स्टोर करती है। उसके अंदर एक रोम चिप भी होती है, उसके अंदर रोम चिप भी होती है, वो छोटी होती है इन साइज। रोम चिप यूजुअली कुछ केबीज में होती है, वो भी उसके अंदर है। उसके अंदर एक कैश चिप भी होती है, कैश मेमोरी भी होती है। या हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर एक एसएसडी भी हो, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस वन इस हार्ड डिस्क की तरह दिखती है। मे बी कंप्यूटर के अंदर आपने सीडी भी लगा के रखी होगी जो आप बाहर निकाल सकते हैं। या पहले ज़माने में डेटा को स्टोर करने के लिए इस टेप की हेल्प ली जाती थी, जिसे आप कैसेट कहते थे। तो आज की डेट में कंप्यूटर के अंदर एटलीस्ट आपको ये हार्ड डिस्क या एसएसडी, ये रैम, ये कैश और ये रोम चिप, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इतने सारे डिवाइसेस को हम कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी डिवाइस को कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। इतने सारे डिवाइसेस को हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वी अरेंज देम इन एन ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एक्सेस टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। इसका मतलब है
बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स टाइम, मतलब जो जितना फास्ट होगा वो पहले आएगा, जो जितना फास्ट होगा वो पहले आएगा, फिर उससे स्लोअर सेकेंड नंबर पर, फिर उससे स्लोअर नेक्स्ट, और जो स्लोएस्ट होगा वो लास्ट में आएगा। इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी डिवाइसेस हैं उनको एक हायरार्किकल मैनर में अरेंज करने को हम मेमोरी हायरार्की कहते हैं, एंड इसको हम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट ऑर्डर में स्टोर कर ये अरेंज करते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर, जब हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की बात करते हैं, फर्स्ट यू नो दैट देयर इज ए सीपीयू, सीपीयू होता ही है सब में। देन सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है, छोटी मेमोरी होती है, दे आर कॉल्ड एज द रजिस्टर्स। तो पहली मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी और द फर्स्ट स्टोरेज यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर है, दैट इज दिस रजिस्टर, दैट आर दीज रजिस्टर जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। सेकेंड इज सीपीयू के साथ, सीपीयू के पास में ही और एक छोटी मेमोरी चिप होती है, दैट्स कॉल्ड एज कैश मेमोरी। ये यूजुअली रजिस्टर्स होते हैं, ये कुछ बाइट्स में होते हैं। आपको 64 बाइट्स बिट्स के रजिस्टर्स मिलेंगे या 32 बिट के रजिस्टर्स मिलेंगे। कैश मेमोरी यूजुअली केबीज में होती है, 32 बिट कैश होगी, किलो बिट कैश होगी, 64 केबी की कैश होगी। देन और एक आती है जिसको हम रैम कहते हैं। ये देख रहे हो आप, रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर ही बने होते हैं। कैश मेमोरी कुछ इस तरह की चिप लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर, रैम कुछ इस तरह की होती है, रैम चिप। ये यूजुअली कंप्यूटर के अंदर 2 या 4 या 6 या 8 या 16 जीबी की होगी। देन इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जिसमें एक जिसमें वी कैन हैव मैग्नेटिक टेप, पहले होती थी अब नहीं होती है। वी कैन हैव ऑप्टिकल डिस्क, मतलब जो कि एक सीडी है। वी कैन हैव मैग्नेटिक डिस्क जो कि हार्ड डिस्क है। वी कैन हैव सेकेंडरी स्टोरेज या सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम एसएसडी कहते हैं। इसके अलावा और एक चिप होती है, दैट्स कॉल्ड एज रोम चिप। तो इस तरह से आपने देखा कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, एक कैश मेमोरी होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं जिसमें या तो मैग्नेटिक डिस्क होगी या एसएसडी होगी या ये दोनों होंगे। मैग्नेटिक टेप पहले होते थे अब नहीं होते, ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, हो भी नहीं सकती है। अब यहाँ पे जो मैं हिरार्की आपको बता रहा हूँ, तो हिरार्की में मैंने आपको बताया कि वी ऑर्डर देम फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट। अब यहाँ पे सीपीयू के नजदीक जो है, सीपीयू के नजदीक इज दिस रजिस्टर्स, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही है, ये सबसे फास्ट होते हैं, फिर ये सबसे फास्ट होते हैं। देन वी हैव द रोम चिप, ये यूजुअली होती है, दिस इज फास्ट लेकिन रजिस्टर से कम फास्ट। फिर उससे स्लो होती है कैश, उससे भी स्लो होती है रैम, और सबसे स्लोएस्ट होते हैं ये वाले जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इस तरह से हमने मेमोरी को एक ऑर्डर में सॉर्ट किया और एक ऑर्डर में अरेंज किया, उसको हम कहेंगे मेमोरी हायरार्की। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है वन बाय वन, सबको हमें पढ़ना है, कैश को, रोम को, रैम को और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनके बारे में सब कुछ जानना है हमें। हमें ये जानना है कि आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इतने सारे मेमोरी डिवाइसेस, वो हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो यहाँ पे जब हम ब्रॉडली पढ़ते हैं मेमोरी डिवाइसेस के बारे में, सबसे पहले सीपीयू के अंदर जो होती है मेमोरी उसको रजिस्टर्स कहते हैं। देन जो रैम है, रोम है या कैश है, ये तीन जो है इनको हम कहते हैं मेन मेमोरी, इनको हम कहते हैं मेन मेमोरी। इसके बाद चाहे एसएसडी हो, मैग्नेटिक डिस्क हो, ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी हो, डीवीडी हो, मैग्नेटिक टेप हो, इनको कहते हैं हम सेकेंडरी डिवाइस। तो ये तीसरी लेवल हो गई। और चौथी है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑफलाइन और टेरिशरी स्टोरेज, जो यहाँ नहीं दिखती, आपको आपके लैपटॉप में नहीं दिखेगी यूजुअली, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप याद रखोगे कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, फिर सीपीयू के बाहर रोम, कैश और रैम होती है, इन तीनों को हम मेन मेमोरी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी या फिर डीवीडी, और मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आएंगे। इनको हमें वन बाय वन पढ़ना है। तो यहाँ पे वी हैव द सीपीयू, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। देन सीपीयू के बाहर एक कैश मेमोरी होती है, रैम होती है और रोम होती है। ये तीनों जो है, इन तीनों को हम कहते हैं मेन मेमोरी, और ये तीनों जो है ये बने होते हैं, ये चिप्स होती है, ये बनी होती है सेमीकंडक्टर्स की। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे याद रखोगे कि
रोम, कैश एंड रैम ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर्स के। देन सेकेंडरी स्टोरेज में वी हैव एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क जिसमें आती है हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, देन वी हैव द ऑप्टिकल डिस्क जिसमें आती है सीडी या डीवीडी, देन वी हैव द मैग्नेटिक टेप जो मैंने आपको दिखाई। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कहाँ पे कौन सा मेमोरी डिवाइस होता है और मेमोरी डिवाइस के नाम अभी के लिए कैश, रोम, रैम, एसएसडी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो रोम ये एक चिप होती है जो मैंने आपको दिखाई, कैश भी एक चिप होती है, रैम भी एक चिप होती है, लेकिन एसएसडी जो है ये यूजुअली बड़ी होती है, ये चिप नहीं होती है, ये यूजुअली होती है जितना आपका वॉलेट होता है उतना साइज में ये होती है। मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी ऑलमोस्ट उतनी होती है। ऑप्टिकल डिस्क सीडी तो पता ही है कितनी होती है, और मैग्नेटिक टेप वो भी आपको पता है कि कितनी होती है। अब यहाँ पे जो चीज है वो समझनी है आपको कि ये काम कैसे करते हैं, कौन सी मेमोरी डिवाइस में क्या स्टोर रहता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आप इनपुट डिवाइस से कोई डेटा एंटर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर मतलब जो आपके कंप्यूटर में कैलकुलेटर एप्लीकेशन है। तो जैसे ही मैं कैलकुलेटर को यूज करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एंटर करना होगा ना जिन नंबर्स को मुझे ऐड, सम, मल्टीप्लाई जो भी करना होगा, तो वो मैं इनपुट डिवाइस से करूंगा। तो जो डेटा मैं इनपुट डिवाइस से दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 5+3, वो सबसे पहले रैम के अंदर जाएगा, अब रैम से क्या होता है कि रैम से यूजुअली वो डेटा कैश में भी जाएगा, यूजुअली नॉट ऑलवेज, हो सकता है कि वो कैश में जाएगा या फिर वो डायरेक्टली जाके रजिस्टर्स में जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि इनपुट डिवाइस से डेटा रैम में आएगा, रैम से वो कैश में आएगा या फिर वो डायरेक्टली रैम से सीपीयू के रजिस्टर्स में आएगा। ठीक है, फिर सीपीयू के रजिस्टर्स में जो डेटा आएगा उसके ऊपर जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग करेगा, इट विल डू प्रोसेसिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने 5+2 एंटर किया, वो पहले रैम में आएगा 5+2, वो फिर कैश में हो सकता है कि डायरेक्टली रजिस्टर्स में आएगा, एक रजिस्टर में 5 आया, दूसरे रजिस्टर में 2 आया, तीसरे रजिस्टर में उन दोनों के बीच जो प्लस करना है वो आया, फॉर एग्जाम्पल। सीपीयू जो है वो देखेगा यहाँ 5 है, यहाँ प्लस है, और सीपीयू के अंदर जो एएलयू होगा यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगा वो ऐड करेगा इन दोनों को, 5+2 को। और जैसे ही वो इनको ऐड करेगा, सीपीयू जैसे ही उनका ऐड करेगा, वो वापस से जो रिजल्ट आएगा 7 वो किसी एक रजिस्टर में स्टोर करेगा, फिर उस रजिस्टर से वो जो रिजल्ट आया हो सकता है कि वो कैश में स्टोर हो या हो सकता है कि वो डायरेक्टली रैम के अंदर वापस आ जाएगा। तो यहाँ से रैम से रजिस्टर से सीपीयू प्रोसेस करेगा, सीपीयू प्रोसेस करके वापस रजिस्टर में स्टोर करेगा और वापस वहां से रैम में दे देगा। अब रैम में फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आया 7, अब वो 7 जो है वो आपके सामने डिस्प्ले पे आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि 7 रिजल्ट आया है। तो जैसे ही ये 7 आपके सामने आएगा, वो कैसे आएगा, वो एक आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पे आएगा, तो इस वजह से वो 7 जो है वो आपके आउटपुट डिवाइस पे आएगा। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो आपके सामने आ गया। अब वो 7 जो है वो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखा वो, बस आपको उतना ही चाहिए वो, अब वो नहीं, आपको वो स्टोर नहीं करना है, अब आपको नहीं चाहिए वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। लेकिन हो सकता है कि आप किसी डेटा के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप एडिटिंग कर रहे हो वो होगा रैम के अंदर, किसके अंदर, रैम के अंदर। और जैसे आप एडिटिंग कर रहे होगे तो सीपीयू जो है उसको 1 बाय 1 यहाँ से रजिस्टर्स में लाएगा। जैसे आप एडिटिंग कर रहे हो, तो जैसे आप एडिटिंग फिनिश करोगे, वंस यू फिनिश द एडिटिंग, फिर क्या करोगे, आप उसको सेव करोगे, Ctrl+S दबा के सेव करोगे। सेव मतलब आप चाहोगे कि अब मैं इसको सेव करूं ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव रहे। तो इनमें से जो डिवाइसेस हैं, लाइक वी सॉ रैम, वी सॉ कैश, वी सॉ रजिस्टर्स, ऑल दो रैम के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अभी रैम के अंदर है, जो आपने एडिट करके सारा किया है। लेकिन रैम के साथ मसला है कि रैम होती है वोलेटाइल मतलब जैसे ही आपका ये कंप्यूटर ऑफ होगा, रैम के अंदर जो आपका एडिटेड डॉक्यूमेंट है वो सारा चला जाएगा, वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस वजह से उसको एक ऐसी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखना है जहां पे वो परमानेंटली स्टोर हो, जहां पे मैं उसको कभी भी एक्सेस कर पाऊं। सो दैट्स वाई फॉर दैट मुझे रैम से उसको स्टोर करना होगा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क के अंदर सेव होगी
वो कैसे होता है, जैसे आप कंट्रोल एस दबाते हो ना, वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, सेव होता है। या अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर एसएसडी है तो एसएसडी में स्टोर होगी, या मैं चाहूँ तो उसको एक सीडी के अंदर सेव कर सकता हूँ उस डॉक्यूमेंट को, या उसको मैं किसी और सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर सकता हूँ। अब सेकेंडरी स्टोरेज में जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं नॉन वोलेटाइल, उनमें मैंने सेव किया तो अब वो डिलीट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस आपको समझना है। अब यहाँ पे एक चीज बची, वो बची ये रोम। आई होप बाकी सारी चीजें आपको समझ आई। कैश का क्या काम है बीच में, ये मैं आपको समझाऊंगा। बाकियों को मैं वन बाय वन सबको डिस्कस करूंगा, लेकिन फॉर द मीन टाइम इस प्रोसेस को आप समझो। तो यहाँ पे रोम का क्या काम है। अब रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब इसमें जो भी है उसको बस रीड कर सकते हो आप मतलब उसको बस सीपीयू रीड करेगा। सीपीयू इज ओनली गोइंग टू रीड दैट। रीड मतलब उसको, उसमें जो डेटा होगा उसको एक्सेस करेगा, उसको वहां से लेके आ सकता है। कोई चीज यहां से उसके अंदर राइट नहीं कर सकता, सीपीयू इसके अंदर कोई चीज ऐड नहीं कर सकता या डिलीट नहीं कर सकता, वो बस इसके अंदर जो है उसको देख सकता है। अब रोम जो होती है, रोम होती है एक छोटी सी चिप कंप्यूटर के अंदर। यूजुअली देयर आर डिफरेंट टाइप, यूजुअली एक ही रोम चिप नहीं होगी, मल्टीपल रोम चिप्स होती है और हर एक के अंदर कुछ डेटा होता है। इस रोम चिप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग इट्स वर्किंग। जब कंप्यूटर काम करता है ना, तो उसके दौरान रोम चिप के अंदर जो डेटा है वो उसकी जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो जब भी कंप्यूटर को उस रोम चिप के अंदर जो डेटा है उसको उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको सीपीयू जो है रोम से अपनी सीपीयू तक लेके आएगा और यूज करेगा। बाकी इसका इनके साथ यूजुअली कोई कनेक्शन नहीं। बाकियों का आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो चीज आपको समझनी है, इतना सारा आपने देखा, हमारे पास रजिस्टर्स हैं, हमारे पास रोम है, कैश है, रैम है। अब इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली जो हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे दैट विल बी एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब क्या। एक्सेस टाइम का मतलब रेस्पॉन्स टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब ये कितने फास्ट है, इनसे कितनी जल्दी डेटा आ सकता है, इनके अंदर कितनी जल्दी डेटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे एरो दिखाया है, एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और यहाँ लिखा हुआ है एक्सेस टाइम। इसका मतलब एक्सेस टाइम ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहा है, कम हो रहा है। यानी सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट एक्सेस टाइम जो है वो ऊपर वाली डिवाइसेस में है और सबसे लोएस्ट नीचे वाली मेमोरी डिवाइसेस में है। अब एक्सेस टाइम अगर हाईएस्ट है इनमें सेकेंडरी स्टोरेज में, तो उसका क्या मतलब। एक्सेस टाइम मतलब इनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है डेटा को लाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नेटिक डिस्क में कोई डेटा है, हार्ड डिस्क में कोई डेटा है, सेकेंडरी स्टोरेज में कोई डेटा है, और अगर उस डेटा को सीपीयू के पास लाना होगा, उसमें फॉर एग्जांपल अगर लगेंगे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। रैम से उसी डेटा को, अगर रैम के अंदर उतना ही डेटा होगा, वही डेटा होगा और उसको यहां लाना होगा, तो रैम को लगेंगे फॉर एग्जांपल 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। कैश से अगर उसी डेटा को लाना होगा सीपीयू के पास या रजिस्टर्स के पास, तो उसको लगेंगे फॉर एग्जांपल 0.001 सेकेंड। और रजिस्टर्स से एएलयू तक या रजिस्टर्स से सीपीयू तक डेटा को लाने में लगेंगे फॉर एग्जांपल 0.00001 सेकेंड। तो हेयर यू कैन सी कि सबसे फास्ट है रजिस्टर, क्योंकि इसको सबसे कम टाइम लगा। तो जो जितना फास्ट होगा उसको उतना कम टाइम लगेगा। तो सबसे फास्ट है रजिस्टर्स, उससे स्लो होते हैं कैश, उससे स्लो होती है रैम, और सबसे स्लोएस्ट होती है सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज में यूजुअली एसएसडी सबसे फास्ट है, उससे स्लो होती है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क से ऑप्टिकल डिस्क स्लो होती है और ऑप्टिकल डिस्क से मैग्नेटिक टेप स्लो होती है। यूजुअली इस ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ पे जो चीज समझनी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन कल को पूछा जा सकता है, वो ये है कि एक्सेस टाइम इज हाईएस्ट इन सेकेंडरी स्टोरेज। हाईएस्ट एक्सेस टाइम सेकेंडरी स्टोरेज में है, फॉलोड बाय रैम, मतलब उससे कम रैम में, उससे कम कैश में, उससे कम रजिस्टर्स में।
और अगर हम इसको ऐसे कहें कि फास्टेस्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा फास्टेस्ट रजिस्टर्स होते हैं, उससे स्लो कैश, उससे स्लो रैम और उससे स्लो ये वाली डिवाइस। आई होप दिस इज क्लियर। जब मैं एक्सेस टाइम बोल रहा हूँ तो आई होप आपको समझ आ रहा है। एक्सेस टाइम मतलब डेटा को लाने में और वहां ले जाने में कितना टाइम लगता है। देन द सेकेंड पैरामीटर, इनको कंपैरिजन जब हम करते हैं तो सेकेंड पैरामीटर दैट वी यूज इज कॉल्ड एज द स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इनमें कितनी कैपेसिटी है, कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर या अपने अपने इसके अंदर मोबाइल के अंदर देखते हो ना कि वो कहते हैं कि इसमें कितनी स्टोरेज, तो आप कहोगे ये कहते हैं ना ये 3 GB और 32 GB है, या ये त्रै दोइत्र 300 इथे कन ना माना, तो 332 या कहते हैं हम कि ये 6 GB और 128 GB है, उसका क्या मतलब है? वो जो आप कहते हो ना कि ये 332 है, इसका मतलब है कि उसके अंदर 3 GB की रैम है और 32 GB की इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, और 3 GB की इसके अंदर रैम है। तो यहाँ जो आप समझोगे वो ये है कि यूजुअली सेकेंडरी स्टोरेज होती है बहुत, क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है यूजुअली। सो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे की तरफ ये कम हो रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी है। यूजुअली आपके फोन के अंदर जो होते हैं ना सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज फ्लैश मेमोरी, वो फ्लैश मेमोरी होती है, वो भी इसी में आती है सेकेंडरी स्टोरेज में। वो आप इस एसएसडी के आसपास आप रख सकते हो। देन रैम आपके फोन के अंदर होती है 3 GB की। तो यूजुअली ये जो होती है, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करेंगे तो यूजुअली दिस सेकेंडरी स्टोरेज जीबीज यूजुअली होती है जीबीज के अंदर। मतलब अगर लैपटॉप में देखोगे 500 GB की होगी, या मे बी 1 TB के अंदर होती है, 2 TB होती है, तो यूजुअली कुछ जीबीज होती है, 1024 GBs या उससे जीबी या टेराबाइट्स में यूजुअली आपको ये देखने को मिलेगी। रैम, मैं आज के मॉडर्न डे कंप्यूटर आपके लैपटॉप्स की बात करूँ तो रैम यूजुअली मे बी मे बी अगर अच्छा है तो मे बी 16 GB की भी हो सकती है। तो यहाँ पे रैम जो है ये भी जीबीज में होगी, लेकिन कुछ जीबीज में 4, 8, 12 किलोबाइट्स यूजुअली एमबी में हो सकती है, या कुछ किलोबाइट्स में हो सकती है। रजिस्टर जो होते हैं ये कुछ बाइट्स होते हैं, कुछ ही बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो समझिए कि स्टोरेज कैपेसिटी भी ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा स्टोरेज वहां देखिए, कल को वो क्वेश्चन पूछेंगे कि रैम 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 कैश रोम एसएसडी, और बोलेंगे कि अरेंज देम, या द करेक्ट अरेंजमेंट या करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंजमेंट इंटर कैपेसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेंगे कि इनको सॉर्ट करो स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले रजिस्टर आएगा, फिर कैश आएगा, क्योंकि ना तो सबसे कम ये है तो पहले ये आएगा, फिर कैश रैम इस तरह से आएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये भी बात आपको समझ आ गई। देन उसके बाद है कॉस्ट। अब यहाँ पे ये मसला है कि अभी तो आपको बोला कि हमारे पास वी हैव टेराबाइट्स में हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, या सेकेंडरी स्टोरेज एसएसडी है फॉर एग्जांपल, वो भी कुछ जीबीज में होगी, 512 GB होगी, 256 GB होगी। लेकिन रैम कम क्यों होती है फिर, या रैम अगर हमारे पास होती है जीबीज में तो कैश कम क्यों होती है फिर? अगर हमने देखा कैश फास्ट है रैम से, तो हम कैश कम क्यों रखते हैं फिर? कैश फिर क्यों होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम क्यों होती है, फिर कैश क्यों रखते हैं हम मे बी 2 MB उसके आसपास की, हम क्यों नहीं रखते फिर कैश और रैम? चूंकि ये दोनों होती है ऑलमोस्ट, इनका ये सेम होती है, मतलब वर्किंग मैकेनिज्म आप मान सकते हो लगभग सेम है, लेकिन फास्ट है कैश, तो हम कैश क्यों नहीं रखते ज्यादा? वाई डोंट वी पुट इन ए कैश जो कि होगी 8 GB की, हमारा कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। रीजन है कि कैश जो है वो होती है कॉस्टली इन कंपैरिजन टू रैम। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट्स कॉस्ट।
तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो नीचे 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 से ऊपर जितना आप जाओगे कॉस्ट उतना कम होगा, कॉस्ट उतना कम होगा। तो यहाँ पे चीज़ है कि इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो यू कैन सी कि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन लिखा हुआ है कैश कॉस्ट डिक्रीज। इसका मतलब है कि जितना आप नीचे से ऊपर जाओगे कॉस्ट उतना कम होगा। मतलब रजिस्टर जो हैं वो सबसे कॉस्टली होते हैं, सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं। मतलब अगर मैं रजिस्टर लाऊंगा 32 MB 32 बाइट्स की और कैश भी लाऊंगा और द सेम, अगर हम लाएंगे सेम स्टोरेज की लाएंगे तो तब कॉस्ट ज्यादा होगा किसका, रजिस्टर का। उससे थोड़ा सस्ता होता है कैश मेमोरी, उससे चीपर हो। देन वी हैव द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी यूजुअली रजिस्टर्स की होती है, यूजुअली कुछ बाइट्स में होगा, और सबसे ज्यादा यूजुअली इसकी होगी सेकेंडरी स्टोरेज, ये कुछ जीबीज या टेराबाइट्स में आपको देखने को मिलेगी अपने कंप्यूटर के अंदर। तो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट। आई होप दिस इज क्लियर यू नो। नाउ अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, तो जो मैं आपको यहाँ एक्सेस टाइम बता रहा था, कॉस्ट बता रहा था, स्टोरेज कैपेसिटी बता रहा था, इसके अलावा भी कुछ हैं जिनके बेसिस पे हम मेमोरी के डिफरेंट मेमोरी डिवाइस को कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द स्टोरेज कैपेसिटी। तो जिस पैरामीटर को हमें देखना होता है या जिस पैरामीटर से की बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स को, जिन उनमें पहला है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है साइज ऑफ मेमोरी, इसके अंदर कितना डेटा हम रख सकते हैं। सेकेंड इज एक्सेस मोड। एक्सेस मोड का मतलब होता है कि इस मेमोरी डिवाइस के अंदर डेटा को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। ऐसे समझ नहीं आएगा, इसलिए इन द नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको एक्सेस मोड समझाऊंगा। तो डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस के अंदर, इन डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस, हार्ड डिस्क के अंदर या जितने भी मेमोरी डिवाइस हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके से डेटा को एक्सेस किया जाता है। लाइक वी हैव रैंडम एक्सेस, वी हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, या वी हैव डायरेक्ट एक्सेस। तीन तरह के एक्सेस मोड्स होते हैं डेटा को एक्सेस करने के। डेटा को एक्सेस करने के तीन मोड्स होते हैं, रैंडम, डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल। किस में रैंडम होता है, किस में सीक्वेंशियल होता है, किस में डायरेक्ट होता है, और ये होते क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ये बात आप याद रखोगी कि एक्सेस मोड भी एक पैरामीटर होता है मेमोरी के अंदर। देन वी हैव एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मैंने आपको बताया, एक्सेस टाइम का मतलब होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द फॉर रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन। रीडिंग मतलब मेमोरी के अंदर टू पुट डेटा इनटू द मेमोरी, मेमोरी के अंदर डेटा डालने को हम कहते हैं राइटिंग, सॉरी उसको राइटिंग कहेंगे। और मेमोरी से डेटा लेके आने को, टू गेट डेटा फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से डेटा लाने को हम कहेंगे रीडिंग। तो मेमोरी के अंदर डेटा डालने में या फिर वहां से निकालने में कितना टाइम लगता है उसको हम कहेंगे एक्सेस टाइम। तो ये भी हमने देखा किस में कितना एक्सेस टाइम होता है। देन देर आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब इस ये मेमोरी डिवाइस जो है ये किस चीज की बनी है और ये तो अलग अलग प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ऑप्टिकल मेमोरी यानी सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी में लाइट की हेल्प से डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। देन मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो होती है या फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। एसएसडी है हमारे पास, या हमारे पास जो रैम है, रोम है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को, उनमें चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, उनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। मैकेनिकल मतलब कि क्या इसके अंदर कोई पार्ट मूव करता है, रोटेट करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क होती है जो रोटेट करती है, तो मैं कहूँगा इट्स मैकेनिकल इन नेचर, इसके अंदर कुछ मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँगा एसएसडी, तो एसएसडी में कोई पार्ट मूव नहीं करता है, तो वो मैकेनिकल में नहीं आएगा। देन देयर इज परमानेंस ऑफ स्टोरेज। परमानेंस ऑफ स्टोरेज का मतलब है कि क्या डेटा परमानेंटली इसमें स्टोर हो रहा है या टेम्पोरली कुछ टाइम के लिए स्टोर हो रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर जो हमने देखे, लेकिन इसमें एक्सेस मोड को अभी हमने देखना बाकी है। तो एक्सेस मोड का मतलब कि डेटा को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। मतलब डेटा फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास कोई मेमोरी डिवाइस है, देयर इज अ मेमोरी डिवाइस। अब वो मेमोरी डिवाइस उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, एंड यू वांट सम डेटा जो कि बीच में कहीं पे है। तो आप वहां तक जो आप मतलब कंप्यूटर वहां तक कैसे जाएगा, वो किस मोड से वहां तक जाएगा, वो कौन सा तरीका यूज करेगा, उसको हम कहेंगे एक्सेस मोड। देयर आर थ्री एक्सेस मोड्स। वन इज द सीक्वेंशियल एक्सेस मोड, जिसको हम सीरियल एक्सेस मोड भी कह सकते हैं। सेकंड इज द रैंडम एक्सेस मोड एंड थर्ड इज द डायरेक्ट एक्सेस मोड। इनका क्या मतलब है ये आप एनिमेशन से समझोगे।
फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, सीक्वेंशियल एक्सेस मोड आपको दिखेगा इन दीज टेप्स। ये जो आप टेप्स देखते हो, मैग्नेटिक टेप जिसको आप कहते थे कैसेट, इसके अंदर होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। अब ये क्या होता है, अब इमेजिन करो कि इसके अंदर आपने में भी देखा होगा जो टेप होती है जो आप बाहर निकाल सकते हो, दैट स्ट्राइप, जो ब्लैक कलर की ये स्ट्राइप है ना, ये जो स्ट्राइप्स हैं इसके अराउंड बाउंड अराउंड है, ये जो यहाँ से आप देख रहे होंगे, डालोगे तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी, इस तरह की अगर आप फैला के देखोगे। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन कि ये आखिर है क्या। तो ये इसके अंदर की जो मैग्नेटिक टेप है वो मैं बाहर निकाल के ऐसे मैंने फैला दी है। अब इसके अंदर होता है डेटा, वो इसी के ऊपर सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपने कुछ ऑडियो फाइल्स रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इस लोकेशन से लेके इस लोकेशन तक, यहां तक एक ऑडियो है, ऑडियो फाइल, फर्स्ट ऑडियो फाइल है। इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी ऑडियो फाइल हो सकती है। इसकी ड्यूरेशन अच्छी खासी है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 मिनट की। अब दूसरी ऑडियो फाइल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर सेव है, लेकिन ये छोटी है तो इस वजह से इसने कम ही लोकेशन, कम ही जगह इसने ऑक्यूपाई की। इसके बाद ऑडियो फाइल यहाँ 3 यहाँ से यहाँ तक, एंड ऑडियो फाइल 4 यहाँ से यहाँ तक। इसमें और भी तरह के डेटा, वीडियो फाइल्स भी हो सकते हैं, वो जो आप आगे की तरफ रख सकते हो। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू इमेजिन मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि डेटा जो इसके अंदर है वो इस तरह से स्टोर्ड होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे समझाना है आपको सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस मुझे समझाना है, मुझे आपको समझाना है कि आखिर सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि सबसे ये बिल्कुल, ये जो आप, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो इसमें ये जो टेप होती थी यहाँ पे, ये इसके अराउंड बाउंड होती थी और ये सारी आप इसके अराउंड रखते थे पहले स्टार्टिंग में। फिर जब आप चलाते थे इसको तो धीरे धीरे ये चलने लगती थी और ये टेप जो है इसके अराउंड बाउंड होती थी और यहाँ से वो अनवाइंड होती थी। तो जब पहले स्टार्टिंग में जब पहला सॉन्ग आप चलाओगे, पहली ऑडियो फाइल आप चलाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट ऑडियो फाइल, जब वो पहले चलाओगे आप, तो यहाँ से स्टार्ट होगा रीडिंग, रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो जैसे ही रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो धीरे 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 ये आगे चलती हुई जाएगी। मतलब अगर आप इसको ऐसे ही ऑन रखोगे ना, तो पहले पहली वाली ऑडियो फाइल चलेगी, फिर दूसरी वाली ऑडियो फाइल चलेगी, फिर तीसरी वाली ऑडियो फाइल चलेगी, और ऐसे 3 ऑडियो फाइल जो है वो फिनिश हो जाएंगी फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही तीसरी ऑडियो फाइल भी फिनिश हो गई, आपने वो सुनी, अब आपको दिमाग में आया नहीं यार, मुझे अब सेकेंड वाली ऑडियो फाइल फिर से सुननी है। लेकिन ये जो रीड राइट हेड है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। अब इसको पहुंचना कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये कैसे पहुंचेगा, ये क्या करेगा, ये गायब नहीं होगा ऐसे, ये क्या करेगा, ये ऐसे वापस आएगा और वापस आते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। ये आप कैसे याद होगा, अगर आपको याद होगा, अगर आप कोई फाइल, कोई ऑडियो सुनते थे इस पे, और अगर आप चाहते थे कि मैं अब इस ऑडियो फाइल को फिर से सुनूं, तो इसमें पेंसिल डालते थे और पेंसिल को घुमाते थे ताकि ये जो ये फाइल है ये वापस पहुंच, ये जो यहाँ पे टेप है ये वापस यहाँ से अनवाइंड होके वापस वापस इस पे चढ़े, ताकि फिर से जब हम प्ले करें तो फिर यहाँ से प्ले होते हुए ये वापस इस पे अनवाइंड बाउंड अप हो जाए। आई होप ये आप समझ हो। तो सीक्वेंशियल का मतलब है कि अगर आपको एक लोकेशन पे हो, अगर रीड राइट हेड एक लोकेशन पे है, उसको दूसरी लोकेशन पे पहुंचना है, उसको दूसरी लोकेशन पे पहुंचना है, तो वो ऐसे जंप नहीं कर सकता। उसको यहां से बीच में जितनी भी लोकेशंस होंगी उन सब को पहले एक्सेस करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सेस, अगर यहाँ पे अभी रीड राइट हेड था और अगर अब इसको ऑडियो 2 पे पहुंचना था, तो उसको पहले इन सारी बीच की लोकेशंस को एक्सेस करना होगा सीक्वेंशियली, तब जाके वो यहाँ पे पहुंचेगा। तो जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट इज द सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इन द सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस मेथड, द मेमोरी इज एक्सेस्ड इन ए लीनियर सीक्वेंशियल वे, एक लीनियर फैशन में, एक सीक्वेंशियल वे में, एक सीरियल वे में ये इसको एक्सेस करता है। और ये आप देखते हो कहाँ, मैग्नेटिक टेप में। अगर उतना समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको रैंडम पढ़ाऊंगा, रैंडम में आपको ये चीज समझ आएगी। दूसरी चीज जो है, दूसरी एक्सेस मेथड जो है, दैट इज कॉल्ड एज द रैंडम एक्सेस मेथड। नाउ दिस रैंडम एक्सेस मेथड इज इन योर रैम। रैम के अंदर ये रैंडम एक्सेस होता है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं ना, रैम। क्यों कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रैंडम एक्सेस होता है। अब ये रैंडम एक्सेस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब रैम के अंदर आप इमेजिन करो कि इस तरह के मेमोरी सेल्स हैं, डेटा जो होता है बस सेल्स में होता है। फॉर एग्जांपल, पहली सेल में कुछ डेटा है, सेकंड सेल में भी कुछ डेटा है, थर्ड सेल में भी कुछ डेटा है, फोर्थ सेल में भी डेटा है। इस तरह से जितनी भी सेल्स हैं इसके अंदर, सब के अंदर डेटा है।
अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी आप हो फर्स्ट लोकेशन पे और आपको पहुंचना है किस पे, इस वाली लोकेशन पे, तो अगर इसके अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस होता तो पहले इसको इन सारी लोकेशंस के होते हुए जाना होता यहाँ पे, लेकिन चूंकि इसके अंदर रैंडम एक्सेस है तो अगर ये पहली लोकेशन पे है, रीड राइट हेड, रीड राइट, इसके अंदर तो रीड राइट हेड नहीं होता है, ये है कि अभी अगर ये इसको एक्सेस कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को रीड कर रहा है, और नेक्स्ट में सीपीयू ने इसको बोला कि मुझे इस वाली लोकेशन में जो डेटा है वो चाहिए, तो क्या होगा कि डायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन से डेटा आने लगेगा। तो यहाँ पे जो बीच वाली लोकेशंस को एक्सेस करना पड़ता था तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन यहाँ पे इस जगह से गायब हुआ मतलब इस जगह को अभी इस सेल को अभी एक्सेस किया जा रहा था, और नेक्स्ट मोमेंट अगर इसको एक्सेस करने की जरूरत पड़ी तो इसमें बीच वाली जो लोकेशन है उनको एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इस वाली लोकेशन को एक्सेस करने की जरूरत पड़ी तो डायरेक्टली उस वाली लोकेशन से डेटा रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस, मतलब किसी भी मेमोरी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, लीनियर फैशन में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये कैसे होता है, बेसिकली इसमें कुछ सर्किट्स होते हैं, देयर आर सम स्पेशल सर्किट्स। देखो अगर फॉर एग्जांपल सीपीयू बोलता है उसको कि मुझे मेमोरी लोकेशन 1 चाहिए, मेमोरी लोकेशन 1 का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे इस हर एक मेमोरी लोकेशन या हर एक मेमोरी सेल के साथ कनेक्शन होता है। जैसे ही सीपीयू बोलता है ना, जैसे ही सीपीयू सिग्नल सेंड करता है ना कि मुझे मेमोरी लोकेशन 1 से डेटा चाहिए, तो मेमोरी लोकेशन 1 में जो के साथ जो कनेक्शन होता है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो डेटा वहीं से आएगा। अब उसके बाद अगर सीपीयू सिग्नल भेजता है कि मुझे मेमोरी लोकेशन 3 से डेटा चाहिए, तो सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, 3 वाला एक्टिवेट हो जाएगा, वहां से डेटा आएगा। तो कहने का मतलब है कि रैंडम एक्सेस का मतलब है कि रैंडमली किसी भी लोकेशन से डेटा लाया जा सकता है। दिस इज ये जो रैंडम एक्सेस है ये आप देखते हो सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरीज में, जो मेमोरीज सेमीकंडक्टर्स की बनी है, चिप्स की बनी है, उनमें आपको ये रैंडम एक्सेस देखने को मिलता है। एंड एग्जैक्टली कौन कौन सी अब ऐसी मेमोरीज हैं जिनमें ये होता है, रैम, चूंकि एक रैम जो होती है ये चिप होती है, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है, तो उसमें रैंडम एक्सेस होता है। रोम चिप में रैंडम एक्सेस होता है, रोम चिप के अंदर भी रैंडम एक्सेस होता है, उसमें भी डेटा ऐसे रैंडमली एक्सेस होता है। एसएसडी जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वो सॉलिड स्टेट ड्राइव उसकी फुल फॉर्म होती है, वो भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है और उसमें भी रैंडम एक्सेस होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो कल को अगर वो पूछेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस रैंडम एक्सेस मेथड इज यूज्ड, यू शुड नो दैट इट इज एसएसडी। बाकी आपने देखा मैग्नेटिक टेप में यूज होता है सीक्वेंशियल। अभी आप देखोगे सीडी या डीवीडी ड्राइव जो होती है, सीडी डीवीडी या हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, उनमें होता है डायरेक्ट एक्सेस। इकलौती ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसमें आपको देखने को मिलता है रैंडम एक्सेस, दैट इज योर एसएसडी। देन थर्ड इज द डायरेक्ट एक्सेस। अब डायरेक्ट एक्सेस जो है वो आप मान सकते हो वो इन दोनों के बीच का है, दैट इज इन दोनों का आप एमलगम मान सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस मैंने आपको बताया वो किन में होता है, वो जिसमें डिस्क होती है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है ना उसके अंदर डिस्क होती है, या सीडी है वो भी एक डिस्क है उसके अंदर होता है, या फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है, यू नो के कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है या जो सीडी डीवीडीज होती हैं, जो डिस्क होती हैं बेसिकली, वो डिवाइडेड होती हैं इस तरह के सर्कल्स में। तो डेटा फॉर एग्जांपल होगा इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, तो इन डिफरेंट लोकेशंस में इस तरह से डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिन करो आपके उसके अंदर एक रीड राइट हेड होता है जो कि 1 बाय 1 मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे डेटा रीड किया जा रहा है या सीपीयू ने अभी यहाँ से जो डेटा है उसको मांगा है। अब अगर उसके बाद सीपीयू जो है वो मांगेगा ये वाला डेटा जो इसमें है, तो इससे उस टाइम पे क्या होता है कि ये रोटेट करेगा, कौन सा, ये रोटेट करेगी, ये जो ड्राइव है ये रोटेट करेगी, और ये जब रोटेट करेगी तो ये वाली लोकेशन यहाँ पहुंचेगी और ये इसको रीड करेगा। तो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे ये सीक्वेंशियल एक्सेस है, लेकिन अब अगर फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने मांगा इस वाली मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है, तो अब क्या होगा, ये रीड राइट हेड जो है ये पहले बाहर वाली सर्कल्स फिर अंदर वाले सर्कल्स के होते हुए नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा यहाँ से, ये डायरेक्ट जाएगा अंदर तक, फिर यहाँ से घूमता हुआ इस लोकेशन पर जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे कहीं ना कहीं ना ये सीक्वेंशियल एक्सेस है ना ये रैंडम एक्सेस है, क्योंकि अगर ये रैंडम एक्सेस होता तो डायरेक्टली यहाँ से ये डीएक्टिवेट होना चाहिए और यहाँ से डेटा
रीड होना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन इसको कुछ लोकेशंस एक्सेस करनी पड़ी, ये वाली लोकेशन एक्सेस करनी पड़ी, ये वाली लोकेशन इसको एक्सेस करनी पड़ी, लेकिन ये सीक्वेंशियल एक्सेस भी नहीं है क्योंकि इसको सारी की सारी बाहर वाली एक्सेस नहीं करनी पड़ी अंदर तक पहुंचने के लिए। तो आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। इसके ऊपर क्वेश्चन पता नहीं कैसे आएगा, वो मे बी पूछे भी ना, मे बी इजी क्वेश्चन पूछे इनमें से किस में एक्सेस ये है, रैंडम एक्सेस है, सीक्वेंशियल एक्सेस है। बट अगर कौन से क्वेश्चन आए, अगर वो कल को पूछेंगे you know the type of access method in which the individual blocks of the records have unique address based on physical location, access is accomplished by direct access by a general vicinity, या पर लेकिन आपको इंट्यूशन समझ आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बता रहा हूँ। कल को अगर वो स्टेटमेंट कोई भी देंगे, वो आप जब आप समझोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीजें, सीक्वेंशियल एक्सेस मैग्नेटिक टेप में, रैंडम एक्सेस रैम रोम एसएसडी में, और डायरेक्ट एक्सेस हार्ड डिस्क फ्लॉपी और सीडी में। और यहाँ पे एक चीज है कि मैग्नेटिक जो सीक्वेंशियल एक्सेस है, ये स्लोवेस्ट है करने में, उसके डायरेक्ट एक्सेस थोड़ा उससे फास्टर है, और सबसे फास्टेस्ट इनमें रैंडम एक्सेस है। तो जिसमें भी रैंडम एक्सेस होगी ना, वो फास्ट होगी। इसी वजह से रैम रोम फास्ट होती है, इसी वजह से एसएसडी, इसी वजह से एसएसडी जो है वो फास्टेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है बाकियों के कंपैरिजन में। क्योंकि बाकी में आप देखोगे ज्यादातर डायरेक्ट या सीक्वेंशियल, क्योंकि इसमें रैंडम एक्सेस है, इसमें डायरेक्टली वो किसी भी लोकेशन से डेटा को ले जा सकता है। दैट्स एसएसडी इज द फास्टेस्ट। क्यों है फास्टेस्ट? बिकॉज इसमें रैंडम एक्सेस है।